Hello everyone, in this slide we are going to start the third chapter in unit ecology, that is biodiversity. Bio means living organism, diversity means different type. So different type of life present on the earth constitute biodiversity. The term biodiversity was popularized by sociobiologist Edward Wilson. Now, nowadays in the NEET exam, every year some scientists are being asked, so you have to learn it very carefully. The person who popularized the term biodiversity was Edward Wilson. He actually described diversity at all level of biological organization, and here we will discuss three level of biological diversity. One is genetic level, second is species level, third is ecological diversity. Genetic level means there is a variation in genetic makeup of a single species. एक पर्टिकुलर स्पीसीज के डिफरेंट प्लांट्स में जो वेरिएशंस हैं उनको हम क्या कहेंगे, डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल. फॉर एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर आई होप क्लियर हो पाएगा. फॉर एग्जाम्पल, there are 1000 varieties of mango in India. So अगर हम ये एग्जाम्पल दें, there are 1000 variety of mango in India, what level of diversity is exhibited in this example? So answer will be genetic level. So genetic level means variation found within member of same species. So this is जेनेटिक डाइवर्सिटी. तीन एग्जाम्पल हम यहाँ पर पढ़ेंगे और तीनों ही बहुत अच्छे से आपको याद होने चाहिए. मैंगो शो डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल. देर आर 1000 वराइटीज ऑफ मैंगो. इंडिया इज मेन प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो एंड बहुत सारी वराइटीज मैंगो की आपने सुनी भी होंगी, जैसे दशहरी मैंगो और देसी मैंगो, उसके बाद लंगड़ा है ना, इलाहाबादी, कोल्हापुरी, अलग अलग तरह के मैंगो की वैरायटीज हैं. सो 1000 के आसपास वैरायटीज हैं मैंगो की इंडिया में. सो कौन से लेवल का डाइवर्सिटी है? जेनेटिक लेवल. यहाँ पर नंबर भी आपको बाकायदा याद होना चाहिए. हाउ मेनी वैरायटी? 1000 वैरायटी. राइस की देखें, सो देर आर मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस इन इंडिया. तीनों एग्जाम्पल हमारे इंडिया के ही हैं. राइस में भी 50,000 से ज़्यादा डिफरेंट स्ट्रेन्स है इंडिया में. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्लांट, रोवल्फिया वोमिटोरिया है. प्लांट हिमालयन रीजन में मिलेगा. व्हाट इज द नेम ऑफ प्लांट? रोवल्फिया वोमिटेरिया. दिस प्लांट इज फाउंड ग्रोइंग इन हिमालय. और ये भी जेनेटिक वेरिएशन शो करेगा. इसके अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसका नाम है रेसरपीन. रोवल्फिया वोमिटोरिया इज ए मेडिसिनल प्लांट. इट इज हैविंग रेसरपीन. अब ये जो प्लांट है वो जेनेटिक वेरिएशन किस फॉर्म में शो करेगा? प्लांट टू प्लांट जो भी डिफरेंट इसमें वैरायटीज हैं, रेसरपीन का कंसंट्रेशन किसी प्लांट में कम है, किसी में ज़्यादा है. और उसकी पोटेंसी, पोटेंसी का मतलब पोटेंशियल से वर्ड है कि कितना इफेक्टिवली वो वर्क कर पाएगा. कुछ प्लांट्स में उसकी पोटेंसी कम है, इसका मतलब हमें ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करना पड़ेगा सेम इफेक्ट लाने के लिए. कुछ प्लांट में पोटेंसी ज़्यादा है, इसका मतलब थोड़ा अमाउंट यूज करके भी सेम इफेक्ट लाया जा सकता है. सो रोवल्फिया वोमिटोरिया हिमालय रीजन में मिलेगा. कौन सा केमिकल प्रेजेंट है इसमें? रेसरपीन. और रेसरपीन शो करेगा वेरिएशन पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन की फॉर्म में. और रेसरपीन को एक्चुअली हम एक्सट्रैक्ट करते हैं रूट से, और ये उन पेशेंट को दिया जाता है जिनको कुछ साइकोटिक प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम्स है, एंड द पर्सन हु आर हैविंग हाई ब्लड प्रेशर. सो ऑल द थ्री एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड विद देम. सो जेनेटिक लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी एट सिंगल स्पीसीज लेवल. एक स्पीसीज के मेंबर आपस में क्या शो कर रहे हैं? वेरिएशन. उसको हम क्या कहेंगे? जेनेटिक लेवल की डाइवर्सिटी. जैसे इंडिया में मैंगो की 1000 वैरायटीज़ हैं हमारे पास. राइस की 50,000 से ज़्यादा डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं. रोवल्फिया वोमिटोरिया हिमालयन रीजन में मिलेगा और इस प्लांट के अंदर मिलेगा रेसरपीन. और प्लांट्स में वेरिएशन है कंसंट्रेशन को लेकर. किसकी? रेसरपीन की कंसंट्रेशन को लेकर एंड पोटेंसी को लेकर. सो आई होप दिस इज क्लियर. Moving on to second level of biodiversity, that is species level biodiversity. Species level of biodiversity मतलब
मतलब डाइवर्सिटी एट स्पीसीज लेवल। कुछ पर्टिकुलर इकोसिस्टम ऐसे हैं जहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा है, कुछ ऐसे हैं जहाँ पर डाइवर्सिटी कम है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर डाइवर्सिटी ज़्यादा है, जबकि जो डेजर्ट हैं या ग्रासलैंड है उनमें आपको डाइवर्सिटी कम मिलेगी। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वेस्टर्न घाट, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी अपने इस एरिया में। पश्चिमी घाट जिसको हम बोलते हैं, वेस्टर्न घाट है मोर एम्फीबियन स्पीसीज देन ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में एम्फीबियन स्पीसीज ज़्यादा मिलेंगी देन ईस्टर्न घाट। सो दिस इज डाइवर्सिटी एट स्पीसीज लेवल। तो यहाँ पर भी आपको लर्न करना है। जैसे सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि वेस्टर्न घाट में आपको ज़्यादा क्या मिलेंगे, तो एम्फीबियन स्पीसीज। उसके बाद अगर हम देखें वेस्टर्न घाट है मोर एम्फीबियन स्पीसीज देन ईस्टर्न घाट, किसका एग्जाम्पल है, जेनेटिक लेवल, स्पीसीज लेवल या इकोलॉजिकल लेवल। सो राइट आंसर विल बी स्पीसीज लेवल। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मीन्स डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं हर कंट्री में। इंडिया के अंदर ज़्यादा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है देन नॉर्वे। किस बेस पर हम कहेंगे, ये भी आपका बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कि ऑन व्हाट बेसिस यू कैन से कि नॉर्वे इज हैविंग, इंडिया इज हैविंग मोर डाइवर्सिटी देन नॉर्वे। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास रेन फॉरेस्ट हैं, घने जंगल हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसके बाद कोरल रीफ्स हैं, कोरल रीफ्स वाटर के अंदर मिलती हैं। मैनग्रूव्स वो फॉरेस्ट हैं जिनके आसपास बहुत सारा पानी होता है। कुछ प्लांट के जो पार्ट्स हैं, स्टेम हैं, वो भी पानी में डूबे हुए होते हैं। वेटलैंड 70,000 के आसपास इंडिया में वेटलैंड साइट्स हैं। वेटलैंड, ज़्यादातर वेटलैंड्स के अंदर जो है चावल की खेती होती है और डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स भी वहाँ पर ग्रो करेंगे। एस्चुअरी टर्म भी हमने पहले पढ़ चुके हैं। एस्चुअरी वो होती हैं जहाँ पर जो रिवर है वो सी में मिलती है, तो उनके बीच का जो ट्रांजिशन जोन है वो क्या कहलाएगा, एस्चुअरी। एल्पाइन मीडोज, एल्पाइन वर्ड हमने पढ़ा था, हाई माउंटेन पर, हाई एल्टीट्यूड पर हम वर्ड क्या यूज करेंगे, एल्पाइन। और मीडो वर्ड भी हमने पहले यूज किया, मीडो मतलब घास के मैदान। सो इंडिया में किस किस टाइप के इकोसिस्टम है, इंडिया में रेन फॉरेस्ट है, कोरल रीफ है, मैनग्रूव है, वेटलैंड्स हैं, एस्चुअरीज हैं, एल्पाइन मीडो हैं और डेजर्ट भी हैं इंडिया में। ये हमारा रह गया, इंडिया इज ऑल्सो हैविंग डेजर्ट। सो देर आर 3 लेवल ऑफ डाइवर्सिटी। हर लेवल पे मिलेगी, ऐसा नहीं है कि जेनेटिक लेवल पे स्पीसीज है, इकोलॉजिकल लेवल पे है। अगर हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आपको डाइवर्सिटी हर लेवल पे मिलेगी। एक सेल के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आर देयर, दे आर वेरी डाइवर्स। शो डाइवर्सिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, फंक्शन ऑफ द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। सो देर इज डाइवर्सिटी एट एवरी लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल। सो इसी तरह इकोलॉजी के अंदर जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी में मेनली हम 3 लेवल पर पढ़ रहे हैं, दैट इज जेनेटिक लेवल, स्पीसीज लेवल एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। Focus on the first picture. This picture represent mangrove forest. दिस इज एल्पाइन मीडो, हिमालय हाई एल्टीट्यूड पर ये जो ग्रास लैंड है उनको हम क्या कहेंगे, एल्पाइन मीडो। एंड दिस इज वेटलैंड्स। सी सच ए ब्यूटीफुल सीन इट इज, सो मैनी बर्ड्स आर फ्लाइंग, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स आर देयर एंड लॉट ऑफ वाटर इज देयर। सो दिस इज वेटलैंड। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो 3 तरह की होती है। वन इज अल्फा डाइवर्सिटी, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो डाइवर्सिटी होगी उसको कहेंगे हम अल्फा डाइवर्सिटी। यहाँ पर हम एक बहुत बड़ा एरिया ले रहे हैं, एंटायर कंटिनेंट, ये वेरी लार्ज फॉरेस्ट। तो ध्यान रहे एक फॉरेस्ट के अंदर कोई रिवर भी हो, जैसे अमेजोन रेन फॉरेस्ट में अमेजोन रिवर है। So different type of a very large ecosystem may have very small ecosystem in it। तो जो किसी भी पर्टिकुलर हैबिटेट में जो डाइवर्सिटी उसको हम कहेंगे अल्फा। सो दिस इज अल्फा डाइवर्सिटी, दिस इज ऑल्सो अल्फा डाइवर्सिटी, दिस इज ऑल्सो। यहाँ पर 4 इकोसिस्टम को मेनली लिया हुआ है, 4 हैबिटेट को। सो सभी किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो डाइवर्सिटी है उसको हम कहेंगे अल्फा डाइवर्सिटी। जब हम एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ जाएंगे तो कितना डाइवर्सिटी में चेंज हुआ है वो कहलाएगा बीटा डाइवर्सिटी, ग्रेडियंट ऑफ चेंज इन लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर। फिर देखेंगे एक पर्टिकुलर हैबिटेट में जो डाइवर्सिटी है उसको तो हम कहेंगे अल्फा, जो सर्कल में शो किया हुआ दिस इज अल्फा डाइवर्सिटी। एक हैबिटेट से यहाँ से इधर जाएंगे, यहाँ से इधर जाएंगे, यहाँ से इधर जाएंगे, तो जो डाइवर्सिटी चेंज हो रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, बीटा डाइवर्सिटी। जैसे हम यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, इधर से इधर, इसके इधर से इधर, या इसका इससे, यहाँ पे इन्होंने इसका दिखाया है। एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट जाने में जो डाइवर्सिटी चेंज हो, डाइवर्सिटी ना। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर
गामा डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी एट ए वेरी लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, बहुत बड़े एरिया में जो डाइवर्सिटी होगी उसको हम क्या कहेंगे, गामा डाइवर्सिटी। इस स्लाइड में आपके साथ कुछ डाटा शेयर कर रहे हैं, कुछ आपको लर्न करने हैं, कुछ आप स्किप भी कर सकते हैं। द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज IUCN, आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। IUCN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। IUCN इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। IUCN 2004 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पहला डाटा जो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, 1.5 मिलियन स्पीसीज से ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल की स्पीसीज को हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। यहाँ पर प्लांट और एनिमल का मतलब मेनली प्लांट और एनिमल तो हैं, लेकिन साथ में माइक्रोब्स भी हैं, जैसे बैक्टीरिया भी हैं, यहाँ पर फंजाई भी हैं। सो 1.5 लाख मिलियन से ज़्यादा, सॉरी 1.5 मिलियन से ज़्यादा, 15 लाख हो गए हैं यहाँ पर, ज़्यादा स्पीसीज प्लांट्स और एनिमल्स की हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। कुछ ये मानते हैं कि धरती पर 20 से 50 मिलियन स्पीसीज हैं। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमारे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है, क्योंकि जितनी भी लाइफ है हम उसको डिस्कवर नहीं कर पाए हैं, उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं, उनकी नेमिंग नहीं कर पाए हैं, तो अभी हमारे पास टोटल नंबर नहीं है। तो कुछ बायोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि धरती पर अभी 20 से 50 मिलियन तक स्पीसीज होंगी। रॉबर्ट मे का अकॉर्डिंग जो इनका एस्टिमेट है वो क्या मानते हैं कि जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो 7 मिलियन है। स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑन द अर्थ इज 7 मिलियन। ये आपको अंडरस्टैंडिंग से याद हो जाएगा। जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं वो ज़्यादा डाइवर्स हैं, ज़्यादा डाइवर्सिटी है एज कम्पेयर टू टेम्परेट। तो टेम्परेट के अंदर स्पीसीज का नंबर कम है। तो यही वजह है कि हमने जितनी भी इन्वेंट्रीज करी हैं, जितनी भी स्पीसीज की आइडेंटिफिकेशन करी हैं, वो कहाँ ज़्यादा करी हैं? टेम्परेट एरिया में। तो टेम्परेट एरिया में आइडेंटिफिकेशन या टैक्सोनॉमिक स्टडी का काम पूरा हो चुका है एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल। यानी कि ट्रॉपिकल की बजाय टेम्परेट के अंदर जो आइडेंटिफिकेशन है वो ज़्यादा हुई है एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल। सो स्पीसीज इन्वेंट्रीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन ट्रॉपिक्स। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, यू हैव टू लर्न इट। जितने भी रिकॉर्डेड स्पीसीज हैं उनमें, यानी कि 1.5 मिलियन हमने बोला, उनका 70% क्या है? एनिमल्स। यानी कि टोटल स्पीसीज में सबसे ज़्यादा कौन है? एनिमल्स। और एनिमल्स में सबसे, ये डाटा भी आपको याद होना चाहिए और एग्जाम का क्वेश्चन भी है। एनिमल्स में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा कौन सा ग्रुप है? इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट्स है मोस्ट स्पीसीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप है। हर 10 में से जो 7 एनिमल्स हैं वो इंसेक्ट्स हैं। दिस डाटा इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 70% ऑफ टोटल डिस्कवर्ड एनिमल, टोटल स्पीसीज का 70% एनिमल है और टोटल एनिमल का 70% इंसेक्ट्स है। अर्थ पर ये जो है हम कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, जस्ट रफ डाटा है, आपकी मर्जी है, याद होता है तो आप कर सकते हैं। 20,000 से ज़्यादा स्पीसीज एंट्स की हैं, 3 लाख स्पीसीज बीटल्स की हैं, 28,000 स्पीसीज फिशेस की हैं, 20,000 स्पीसीज ऑफ ऑर्किड्स हैं। तो ये डाटा जस्ट शो कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। पहले इस चैप्टर को हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है और किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है। उसके बाद हम देखेंगे कि इस बायोडाइवर्सिटी का यूज क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डाइवर्सिटी। और आगे हम देखेंगे कि ये बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे क्या हो रही है? लॉस्ट हो रही है। सॉरी। एंड इन लास्ट वी विल डिस्कस कि हम इस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। मोर डाइवर्सिटी मीन्स मोर फूड चेन, मोर फूड वेब। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। जितने ज़्यादा तरह के प्लांट्स और एनिमल्स होंगे उतनी ही ज़्यादा फूड चेन होंगी, उतनी ही ज़्यादा फूड वेब होगी, और हर ऑर्गेनिज्म के लिए फूड ऑप्शंस होंगे बहुत सारे, और दिस विल रिजल्ट इन स्टेबल इकोसिस्टम। इसको हम आगे एक हाइपोथेसिस की हेल्प से भी पढ़ेंगे। यहाँ पर जस्ट हम कहना चाह रहे हैं कि अगर इकोसिस्टम जितना ज़्यादा डाइवर्स होगा उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी।
डाइवर्सिटी जो है किस वजह से आई कि अलग अलग तरह के, हम कह रहे हैं कि इंसेक्ट्स भी बहुत तरह के हैं, जैसे बीटल्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, मॉस्किटोज हैं। मॉस्किटोज के अंदर भी सो मच वेरिएशन इज देयर, ये बात हर ग्रुप पे लागू होती है। सो जो डाइवर्सिटी है दैट इज द रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन, जो जीन में चेंज हुआ है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से भी जो प्रोजेनी है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है और गेट सेलेक्टेड बाय नेचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डार्विन इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ इवोल्यूशन जो चैप्टर है उसमें एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, दैट वाज गिवन बाय डार्विन। ये थ्योरी क्या कहती है कि हम सब वेरिएशंस के साथ पैदा होते हैं, और जो वेरिएशंस मतलब जेनेटिक डिफरेंसेस, और जो वेरिएशंस बदलते हुए नेचर में, बदलते हुए एनवायरनमेंट में, वातावरण में हमें बेनिफिट देंगी वो सेलेक्ट हो जाएंगी और बाकी क्या हो जाएंगी, एलिमिनेट। So diversity is the result of mutation and sexual reproduction and get selected by nature. जिस वेरिएशन का नेचर सिलेक्शन करेगा, कहने का मतलब है, इसको आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, जिस ऑर्गेनिज्म के पास, जैसे हर ऑर्गेनिज्म के पास यूज वेरिएशंस है। अब हम शुरू से पढ़ते हैं इसको, कहना क्या चाह रहे हैं। हर ऑर्गेनिज्म कुछ वेरिएशंस के साथ पैदा हुआ है, वो एक दूसरे से डिफरेंट है। इवन जो प्रोजेनी है वो बहन भाई भी जो है आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। बिहेवियर या जो IQ लेवल है सबका अपना अपना, सबकी अपनी अपनी वेरिएशंस है। एनवायरनमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, कभी भी कांस्टेंट नहीं है। बदलते हुए एनवायरनमेंट में जो वेरिएशंस उसको बेनिफिट देंगी वो जिंदा रहेगा, सरवाइव करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा और अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा, और प्रोजेनी के थ्रू ध्यान रहे वो वेरिएशन उससे कहाँ चली गई, नेक्स्ट में। सो दिस इज द मीनिंग दैट गेट सेलेक्टेड बाय नेचर। मान लीजिए कोई प्लांट है, उसमें जो प्रोजेनी है उसमें दो तरह के प्लांट्स हैं, एक जो बहुत ज़्यादा हाइट के हैं और एक जो कम हाइट के हैं। और सपोज अब हमें ये मानना पड़ेगा, सो मेनी ऑप्शंस आर देयर, सपोज उस एरिया में अभी हवा ज़्यादा तेज़ नहीं चलती है तो दोनों तरह के प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे। जो बड़े हाइट वाला प्लांट है उसको एडवांटेज ज़्यादा रहेगा, बिकॉज वो compete करेगा छोटे हाइट वाले प्लांट से टू टेक मोर एंड मोर न्यूट्रिशन। वो शेडो भी करेगा उसे, क्योंकि वो छोटा है तो उसको बड़े की वजह से छोटे को अगर वो आसपास ग्रो कर रहे हैं तो क्या नहीं मिल पा रही है, लाइट। तो इस एनवायरनमेंट में जो लॉन्ग हाइट वाला प्लांट है उसको एडवांटेज होगा। अब चांस की बात है कि एनवायरनमेंट जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता, चेंज होता रहता है। अभी क्या हुआ कि कुछ सालों तक तो ऐसे रहा, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो एरिया ऐसा हो गया जिसमें हवा जो है, विंड की जो वेलोसिटी है वो बढ़ गई है। अब विंड वेलोसिटी बढ़ने से जो लॉन्ग हाइट वाला प्लांट था, जो बिग प्लांट था, वो विंड की वजह से बार बार टूट रहा था और छोटा प्लांट अपने आप को सरवाइव कर पा रहा था। तो अब इसमें होगा क्या कि जो लंबी हाइट वाला प्लांट है उसमें विंड की वजह से उसकी ग्रोथ इफेक्ट हो रही है, वो बार बार ब्रांचिंग टूट रही है, तो हो सकता है फ्लावरिंग प्रॉपरली ना हो। फ्लावरिंग नहीं है तो सीड्स नहीं बनेंगे, और सीड्स नहीं बनेंगे, देखो रिप्रोडक्शन यहाँ पे इफेक्ट हो रही है। और अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, हम एकदम से जीरो तो नहीं कह सकते, लेकिन कम नंबर में प्रोड्यूस करेगा, तो अगली जनरेशन में ऐसे प्लांट्स कम मिलेंगे। जबकि जो शॉर्ट हाइट का प्लांट है उसको कोई लॉस नहीं है, उसको बेनिफिट है इवन कि अब बड़े जो प्लांट उसको कंपटीशन उतना नहीं दे पा रहे जितना पहले दे पा रहे थे, तो अब उसकी सर्वाइवल रेट क्या होगी, ज़्यादा। सो डाइवर्सिटी इज द रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन जो सडन चेंज होती है DNA के अंदर, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी प्रोजेनी जो है वो पेरेंट्स से डिफरेंट होती हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड म्यूटेशन की वजह से जितनी भी प्रोजेनी है वो अपने पेरेंट्स से और आपस में जो अपने रिलेटिव्स हैं उनसे डिफर करेंगी। और if these variations are selected by nature, they will be passed on to next generation. So this is the result, that this is the result of this mutation and reproduction and natural selection, that universe is so diverse. और ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि डाइवर्सिटी आपको हर लेवल पे मिलेगी, एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। एंड बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ macromolecular level, then cell, tissue, organ. Ecological level of organization starts with organism, group of organism को हम कहेंगे population, biome and so on. Now we will discuss about these pie diagrams. These pie diagrams represent proportionate number of species in vertebrate and then plants. सबसे पहले इसे हाफ वेटेज दे देनी है फिश को,
और उसके बाद चलना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि आपको क्या मालूम कौन सा बॉक्स किधर है, तो एज इट इज़ आपको इसकी लेबलिंग आनी चाहिए। हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, बस ये याद रखना है। और फिर बेटा क्लासेस को फॉलो कर लेना है। फिश के बाद कौन सी क्लास? एम्फीबियन। एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल, देन बर्ड, देन मैमल। हो गई लेबलिंग। सो ये फिश है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल। सो दिस इज वर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट में ये सबको मालूम है 70%। इनवर्टिब्रेट्स में भी जो है लार्जेस्ट फाइलम है हमारा आर्थ्रोपोडा, जिसमें इंसेक्ट सबसे ज़्यादा है, तो ये इंसेक्ट्स है। इंसेक्ट्स के बाद ये मोलस्क्स हैं। क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन अगेन कौन से फाइलम के मेंबर हैं? आर्थ्रोपोडा के, जिसमें प्रॉन, क्रैब और लॉबस्टर आता है। सो इंसेक्ट के बाद है मोलस्का, मोलस्का के बाद है क्रस्टेशियंस, और ये बाकी सारे ग्रुप्स हैं। सो ये इसमें रहेगा इंसेक्ट, मोलस्क्स, क्रस्टेशियंस एंड अदर एनिमल ग्रुप। यहाँ पर देखेंगे ये फंजाई है और ये एल्गा है। ये एंजियोस्पर्म है। फंजाई के बाद एल्गा, और यहाँ से क्लू करेंगे फंजाई और एल्गा के एसोसिएशन को क्या कहते हैं? लाइकन। सो फंजाई, एल्गा एंड दिस इज लाइकन। फंजाई, एल्गी, लाइकन, दिस इज एंजियोस्पर्म। सो मोस्ट डाइवर्स ग्रुप देखें तो एंजियोस्पर्म है और फंजाई है ना। फंजाई के बाद यहाँ देखें ये एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म के बाद इधर फर्न एंड एलाइज। फर्न का मतलब होता है टेरिडोफाइट, अलाइज मतलब होता है साथी। मोसेस, मोसेस क्या है? ब्रायोफाइट्स है। सो फंजाई, एल्गा, लाइकन, एंजियोस्पर्म, दिस इज मोसेस एंड दिस इज फर्न एंड एलाइज। वन जनरलाइजेशन दे हैव मेड इज कि फंजाई का जो टोटल नंबर है वर्ल्ड में वो किन के टोटल से ज़्यादा है? फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैमल। एज सच लर्न कर लेना है आपको, लर्निंग डाटा ज़्यादा है चैप्टर में। फंजाई स्पीशीज का नंबर फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैमल्स, इन चारों ग्रुप में जो स्पीशीज है उनके टोटल नंबर से भी ज़्यादा है। प्लांट्स जो हैं वो 22% से ज़्यादा नहीं हैं। टोटल में जो प्लांट्स हैं वो 22% से ज़्यादा नहीं है। हमारे पास कोई आइडिया नहीं है कि प्रोकैरियोट्स कितने हैं, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सी देम। प्रोकैरियोट्स स्पीसीज कितना है, वी आर नॉट हैविंग आइडिया, बिकॉज बहुत सारी जो स्पीसीज हैं उनको हम लेबोरेटरी कंडीशन में क्या नहीं कर सकते? कल्चर। जैसे आपने पढ़ा होगा आर्ची बैक्टीरिया डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में मिलते हैं। मोस्ट अनयूजुअल हैबिटेट्स में आपको बैक्टीरिया मिलेंगे। तो उस तरह की जो हैबिटेट्स हैं वो लेबोरेटरी में क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। तो यही वजह है कि उन स्पीसीज को हम क्या नहीं कर पा रहे हैं? आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे पास कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड है, कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल, परंपरागत जो तरीके हैं हमारे टेक्सोनॉमी का, परंपरागत तरीका क्या है? कल्चर करके हम पता लगा सकते हैं। कोई भी बैक्टीरिया है या कोई भी दूसरा जो है माइक्रोब है, उनको हम क्या करते हैं? कल्चर करते हैं। देन वी आर एबल टू नो कि ये इसमें माइक्रोस्कोप में देखेंगे कि कौन कौन सी तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बहुत सारी स्पीसीज हैं उनको लेबोरेटरी में हम कल्चर नहीं कर सकते, बिकॉज जिस तो हमें मालूम ही नहीं है वो किस एनवायरनमेंट में मिलते हैं। कुछ इतने ड्रास्टिक एनवायरनमेंट में मिलते हैं, इनहॉस्पिटेबल एरिया में है कि वो लेबोरेटरी कंडीशन क्रिएट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। सो प्रोकैरियोट स्पीशीज का हमारे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी स्पीसीज को हम कल्चर नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, जो कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड दे आर नॉट सूटेबल। और कन्वेंशनल मेथड क्या है? जस्ट टू कल्चर देम एंड देन टू स्टडी देम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। This slide shows India's biodiversity magnitude. Some data are given here. You have to learn them. Some are very important. इंडिया के पास वर्ल्ड का कितना एरिया है? 2.4%। ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं?
8.1%, मतलब हमारे पास वर्ल्ड का लैंड एरिया तो कितना है 2.4, लेकिन कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है कितना 8.1%। अच्छे से याद होना चाहिए। वर्ल्ड में 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री हैं जिनमें इंडिया भी शामिल है, उन 12 की लिस्ट में इंडिया भी है। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी जो है वो आपको कहाँ मिलेगी, साउथ अमेरिका में, अमेजोन रेन फॉरेस्ट ब्राज़ील में। अगर कंट्री की बात करें तो ब्राज़ील में, और अगर इकोसिस्टम की बात करें तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन साउथ अमेरिका और अमेजोन रेन फॉरेस्ट विच आर इन ब्राज़ील। इंडिया के अंदर 45,000 species of plants and almost 90,000 species of animals have been discovered. How many? 45,000 species of plants and 90,000 species of animals. अगर हम मे का एस्टिमेट माने, मे मीन्स रॉबर्ट मे, पीछे हमने पढ़ा रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग धरती पर कितनी लाइफ है 7 मिलियन। अगर हम रॉबर्ट मे का एस्टिमेट माने तो इंडिया में अब तक सिर्फ 22% स्पीसीज को ही रिकॉर्ड किया गया है। इसका मतलब अभी भी बहुत ज़्यादा स्पीसीज ऐसी हैं जिनको हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, आइडेंटिफाई नहीं किया है, उनकी नेमिंग नहीं करी है। कमिंग टू वेरी इंटरेस्टिंग लाइन, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज, कि किसी भी वर्ड को हम किसी भी तरीके से फिट करके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट हम दे सकते हैं या अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। सी द लाइन, नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल्स ऑफ ऑल द बुक्स स्टॉक्ड हियर। क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए एक लाइब्रेरियन ने बुक्स खरीदी, अब बुक्स को परचेज तो कर लिया है बट ही इज़ वेरी बिजी, और उसके पास क्योंकि बुक्स का नंबर बहुत ज़्यादा है तो वो उन बुक्स की कैटालॉगिंग नहीं कर पा रहा है। कैटालॉगिंग आज की डेट में क्या होता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू भी होती है, अदरवाइज हम क्या करते हैं उनकी नेमिंग देते हैं कि कौन सी बुक कौन सी अलमीरा में या लाइब्रेरी के कौन से सेक्शन में आपको मिलेगी। तो हर बुक के कैटालॉग होता है जिसमें हम उसका नाम लिखते हैं और ये बताएंगे कि वो कौन सी जगह पर आपको लाइब्रेरी में मिलेगी। तो लाइब्रेरियन ने किताबें तो खरीद ली है लेकिन उनकी कैटालॉगिंग नहीं कर पाया है, उससे ही पहले लाइब्रेरी में आग लग गई है। ओह व्हाट विल हैपन, क्या उसे पता चल पाएगा कि उसकी लाइब्रेरी में कौन कौन सी किताबें आई थी? नो, ध्यान रखना किताबें उसको, अब हम इसमें एक मॉडिफिकेशन कर देते हैं कि बुक्स उसको किसी ने खरीद कर दी है कि भैया तुम्हें तो सिर्फ एंट्री करनी है। तो क्या लाइब्रेरियन कभी जान पाएगा कि उसकी लाइब्रेरी में कौन कौन सी बुक्स आई थी? आई होप नो। इसी तरह इस लाइन को कैसे कोरिलेट किया है कि जितनी भी नेचुरल लाइफ है हम उन सब की नेमिंग नहीं कर पाए हैं, एंड इट्स वेरी डिप्रेसिंग ऑन आवर पार्ट कि नेमिंग से पहले ही वो स्पीसीज क्या हो रही हैं, एक्सटिंक्ट हो रही हैं। एंड लास्ट लेक्चर पढ़ते पढ़ते यू विल रियलाइज कि जितना भी एक्सटिंक्शन है उसमें वी द ह्यूमन बीइंग आर टोटली रिस्पॉन्सिबल। इट्स आवर ग्रीडीनेस, it's our non-sensitive nature that is leading to mass extinction of biodiversity. So nature's biological library is burning even before we catalog titles of all the books stocked there. This line describes the process of extinction of species before their identification. Pattern of biodiversity. In this topic we will discuss how the biodiversity इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। सबसे पहला हम पढ़ेंगे लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। इफ वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेज, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। सिमिलर ट्रेंड आपको मिलेगा अगर आप प्लेन से माउंटेन पर जाएंगे तो भी बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, डिक्रीज। तो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स में हम पढ़ रहे हैं कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज। सो दिस इज, अगर हम लो टू हाई लैटिट्यूड से जाएंगे, इक्वेटर को हमने 0 डिग्री माना हुआ है, उसके बाद 23.5 अगर आपको याद हो, इक्वेटर ट्रॉपिकल टेम्परेट एंड देन, तो अगर हम लो टू हाई लैटिट्यूड जाएंगे, इफ वी गो फ्रॉम लो टू हाई लैटिट्यूड मीन्स इक्वेटर टू पोल, डाइवर्सिटी डिक्रीजेज। और सेम आपको मिलेगा प्लेन से माउंटेन पर जाएंगे, और प्लेन से माउंटेन के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, एल्टीट्यूड। सो अगर हम प्लेन से माउंटेन की तरफ जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे,
एल्टीट्यूड। सो इफ यू मूव फ्रॉम लो टू हाई एल्टीट्यूड या लो टू हाई लैटिट्यूड, दोनों ही केस में बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, इंक्रीज। यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है और इस एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं बर्ड स्पीसीज फाउंड इन डिफरेंट एरिया। ये मैंने जोनेशन लिखी है कि अगर हम ट्रॉपिकल से टेम्परेट की तरफ जाएं तो ये एरिया रहेंगे। दिस इज फर्स्ट कोलंबिया। कोलंबिया इक्वेटर के पास सिचुएटेड है। इंडिया का भी ज्यादातर हिस्सा ट्रॉपिकल रीजन में है। ये न्यूयॉर्क है जो 41 डिग्री नॉर्थ है, और ये ग्रीनलैंड है जो 71 डिग्री नॉर्थ है, मतलब ये पोल की तरफ जा रहे हैं हम। इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करेंगे तो देयर इज डिक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज। अगर हम कोलंबिया की बात करें तो कोलंबिया के अंदर 14,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर देयर, जबकि ग्रीनलैंड में नंबर सिर्फ कितना रह गया है, 56। So biodiversity decreases as we move from equator to pole and from plain to mountain. दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं low to high latitude और low to high altitude biodiversity decreases. One more example, इक्वाडोर फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एरिया में मिलेगा। इस एरिया में जो बायोडाइवर्सिटी है दैट इज 10 टाइम मोर देन मिडवेस्ट ऑफ यूएसए। तो आपको यहाँ लर्न रखना है। मिडवेस्ट ऑफ यूएसए हैज लेस डाइवर्सिटी बिकॉज इट इज इन टेम्परेट एरिया। ट्रॉपिकल एरिया में डाइवर्सिटी ज्यादा है देन टेम्परेट। सो वेस्कुलर प्लांट का जो डाटा है वो हम कंपेयर कर रहे हैं कि जो इक्वाडोर फॉरेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल एरिया में 10 टाइम्स वेस्कुलर प्लांट की स्पीसीज ज्यादा हैं देन मिडवेस्ट ऑफ यूएसए। वन मोर एग्जांपल, अमेजोन रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है अर्थ पर। इनको हम लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहेंगे बिकॉज लंग्स का काम क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। तो ये 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन कम फ्रॉम अमेजोन रेन फॉरेस्ट एंड दीज फॉरेस्ट आर हैविंग ह्यूज नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ fishes, amphibian, bird, reptile, invertebrates, plants and much more. So this is a center of high diversity. Now next we will discuss hypothesis which explain greater biodiversity in tropics than temperate. 3 मार्क क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम 3 हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। हाइपोथेसिस का मतलब पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, ये हमारी अजम्पशंस हैं। यहाँ पर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ट्रॉपिक्स में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है देन टेम्परेट। फर्स्ट रीजन इज ट्रॉपिक्स रिसीव मोर सनलाइट। ट्रॉपिकल एरिया में सनलाइट क्या है, ज्यादा। सनलाइट ज्यादा होगी तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा, और प्रोडक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से जो फूड है वो ज्यादा अवेलेबल होगा और डाइवर्सिटी क्या होगी, ज्यादा। सेकेंड इज स्पेसिएशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अपने आप में एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी एक खुद एक क्वेश्चन है। स्पेसिएशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। व्हाट डज इट मीन? स्पेसिएशन मीन्स इवोल्यूशन ऑफ ए न्यू स्पीशीज। स्पेसिएशन इज वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। कुछ एग्जाम्पल्स को छोड़कर जहां पर एकदम सडन म्यूटेशन हुआ और एक ही जनरेशन में नई स्पीसीज आ गए तो वहां पर स्पेसिएशन फास्ट है, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास बहुत कम है। स्पेसिएशन इज ए वेरी वेरी स्लो प्रोसेस और स्पेसिएशन को होने के लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए। अब टाइम किसके पास है, जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं दे आर नॉट अनस्टेबल, दे आर स्टेबल। अगर हम पीछे की हिस्ट्री में देखें मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है वो अनडिस्टर्ब्ड रहा है, इट मीन स्टेबल रहा है। और अगर एनवायरनमेंट स्टेबल रहेगा तो क्या होगा, वहां पर जो एनिमल्स की जो डाइवर्सिटी है वो क्या होगी, ज्यादा। निक स्पेशलाइजेशन ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा हैबिटेट्स होंगे, फूड चेन और फूड वेब के जो इंटरेक्शंस है वो भी अच्छे से डेवलप्ड होंगे। जबकि टेम्परेट में देखें तो बीच बीच में क्या होती रही हैं, ग्लेशिएशंस। और ग्लेशिएशंस होने की वजह से क्या हुआ, मान लीजिए कोई स्पीशीज डेवलप हुई फिर ग्लेशिएशन हो गया तो उनमें से वो स्पीशीज जो उस एनवायरनमेंट को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे उनका क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन। ये एग्जाम्पल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहे। मान लीजिए आप और आपके पेरेंट्स कई सालों से एक पर्टिकुलर शहर में रह रहे हैं और आप नहीं,
आपके जो ग्रैंडफादर हैं या ग्रैंडफादर भी वहीं पर ही रह रहे हैं। तो जिस एरिया में आप रह रहे हैं और वहीं पर आपका जॉब भी है और कोई दिक्कत नहीं है, आपका अपना घर है, आप पड़ोस में भी आसपास के एरिया में भी बहुत सारे लोगों को जानते हैं, तो इसका मतलब आपका रहने की घर है, हैबिटेट। आपका कोई पर्टिकुलर रोल है, किसी के लिए आप कुछ कर रहे हैं, कोई आपके लिए कुछ कर रहा है, तो सो मैनी निक्स आर देयर। उसके बाद एक स्टेबिलिटी सी है आपकी लाइफ में कि घर में आपको इलेक्ट्रीशियन का, प्लम्बर का, सबका नंबर मालूम है, घर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो स्मूथ फंक्शनिंग इज गोइंग ऑन। लेकिन अगर आप वहां से सोचते हैं कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना, बहुत ज़्यादा साल हो गए यहाँ रहते हुए और ये अच्छा शहर नहीं है, तो मैं दूसरे शहर चला जाता हूँ, क्या होगा? वहां रहने के लिए पहले तो घर ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद आसपास कोई नहीं जानता है, आपको उनसे नए रिलेशंस बनाने होंगे, फिर कहीं भी कोई लाइफ में दिक्कत आती है तो उसको टैकल करने के लिए आपको ज़्यादा परेशानी आएगी एज कम्पेयर टू पहले जहाँ पर आप रह रहे थे। सो आई होप टॉपिक इज क्लियर। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट मिलियंस ऑफ ईयर से नॉर्मली अनडिस्टर्ब्ड रहा है, यानी कि जो स्पीसीज इवोल्व हुई उनको वहां पर सरवाइव करने का, अडेप्ट करने का मौका मिला और धीरे 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 उनकी अडेप्टेबिलिटी क्या होती चली गई, ज्यादा। और धीरे धीरे, क्योंकि स्पेशिएशन में टाइम लगता है, तो इट विल रिजल्ट इन मोर एंड मोर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन। जबकि टेम्परेट के अंदर जो एरियाज हैं दे वर सब्जेक्टेड टू glaciations in the past, so that's why they are having less diversity. Third point is, अगर ईयरली देखें, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट आर लेस सीजनल। ये आपने एनाटॉमी में भी पढ़ा होगा कि जो एनुअल रिंग्स हैं वो आपको टेम्परेट एरिया के जो प्लांट्स हैं उनमें दिखाई देंगी, डायकोट स्टेम में आपको दिखाई देगी ऑफ टेम्परेट एरिया, बिकॉज टेम्परेट एरिया के अंदर क्या है, क्लियर कट सीजन आर देयर। फेवरेबल सीजन जो है बहुत छोटा होगा, वेरी लॉन्ग अनफेवरेबल सीजन। जबकि अगर हम ट्रॉपिक्स में देखें, एनवायरमेंट आर लेस सीजनल, थ्रू आउट जो ईयर है वो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा और रेनफॉल भी अवेलेबल है, मॉइस्चर इज देयर, और कॉन्स्टेंट एनवायरमेंट होने की वजह से निक स्पेशलाइजेशन होगी विच विल रिजल्ट इन मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी। निक स्पेशलाइजेशन का मतलब आप जिस जगह पर रह रहे हैं, मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म को कोई भी एनवायरनमेंट बेस्ट सुटेड है, अब एनवायरनमेंट चेंज नहीं हो रहा है तो वो वहीं रहेगा या कहीं और जाकर देखेगा? नो, वहीं ही रहेगा। और वहां रहने से धीरे धीरे उसके आसपास जो ऑर्गेनिज्म है वो उनको एज ए फूड यूज करेगा, कोई उसको फूड की फॉर्म में यूज करेंगे। अगर वो फूड को यूज कर रहा है तो उसका सर्वाइवल है, कोई और उसके फूड को यूज कर रहे हैं, उसको अपना फूड बना रहे हैं, तो इससे उसका जो नंबर है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा और वो नंबर जो है अंडर जो है लिमिट रहेगा, ताकि उससे उन मेंबर्स के बीच में क्या ना हो, कंपटीशन। सो 3 हाइपोथेसिस जो ये एक्सप्लेन करते हैं कि ट्रॉपिक्स में ज़्यादा डाइवर्सिटी है देन टेम्परेट। तो पहला तो रहेगा सनलाइट ज़्यादा है, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा, फूड ज़्यादा। दूसरा, पीछे का जो टाइम रहा है वो अनडिस्टर्ब्ड रहा है, स्टेबल रहा है एनवायरनमेंट, तो स्पीसीज को इवोल्व करने का पूरा पूरा मौका मिला है, टाइम मिला है। ईयरली बेसिस पे देखें तो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट लेस सीजनल है, लेस सीजनल होने से क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो भी ज़्यादा होगी और निक स्पेशलाइजेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी। Second gradient of biodiversity is species area relationship. साइंटिस्ट का नाम नीट एग्जाम में एज ए क्वेश्चन पूछा गया है। जर्मन नेचुरलिस्ट एंड ज्योग्राफर अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने स्टडी किए साउथ अमेरिकन जंगल्स एंड व्हाट ही फाउंड कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीसीज रिचनेस है उसका और एरिया का क्या रिलेशन है। ही ट्राइड टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज रिचनेस in a particular area. After his study, he was able to give generalization that in a particular area, as the area is increased, species richness also increase. एरिया बढ़ने पर स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट तक, उसके बाद एरिया बढ़ने पर देर इज नो इंक्रीज इन स्पीसीज रिचनेस. So this is area, this is species richness. Graph is very important. Graph
दो तरह के ग्राफ हैं, फिर दो दो इक्वेशंस हैं, साइंटिस्ट का नाम है, सब लर्न करना है। आगे हम कुछ और भी पढ़ेंगे। सो स्पीसीज रिचनेस और एरिया को कंपेयर करने के लिए ग्राफ है। एरिया बढ़ाने पर स्पीसीज रिचनेस विल इंक्रीज, बट एक पर्टिकुलर लेवल पर आकर ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। और ये वाला जो रिलेशनशिप था, ही फाउंड कि चाहे कोई भी टैक्सा हो, चाहे वो एंजियोस्पर्म है, फ्रेश वाटर फिश है, या बैट है, बर्ड है, कोई इंसेक्ट है, सभी के लिए जनरलाइजेशन सेम रही। या फिर चाहे कोई वो एरिया है, चाहे वो छोटा एरिया है या बड़ा एरिया है। तो जब उन्होंने इसको ग्राफ को प्लॉट किया तो ही फाउंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन S is equal to CA की पावर Z. S is species richness, C is y intercept, A is area, and Z is slope of line or regression coefficient. S is species richness, C is y intercept, A is area, and Z is slope of line or regression coefficient. जब इस रिलेशन को लॉग स्केल पर उन्होंने ड्रॉ किया, जैसे इस इक्वेशन का लॉग लेंगे तो आप क्या लिखेंगे, log s is equal to log c plus z log a. So this relation turn out to be a straight line. So अगर हम स्पीसीज एरिया ग्राफ देखें तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, लेकिन log स्केल पर ये आपको कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन। द वैल्यू ऑफ z इज हाईली वेरिएबल। अगर z की वैल्यू, ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ द वैल्यू ऑफ z इज स्मॉल, इफ द वैल्यू ऑफ z इज स्मॉल, जैसे 0.1 to 0.2 है, तो उस केस में क्या होगा, एरिया एनालाइज्ड इज वेरी स्मॉल। कोई स्मॉल एरिया एनालाइज्ड किया है, मींस स्मॉल एरिया के लिए z का जो वैल्यू होगा वो स्मॉल होगा, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में हमने किया हो या किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप। टैक्सोनॉमिक ग्रुप मतलब आपने मैमल के लिए किया है या आपने इंसेक्ट के लिए किया है, किसी के लिए भी किया है, तो वैल्यू ऑफ z स्मॉलर का मतलब है एरिया एनालाइज्ड इज स्मॉल। अगर z की वैल्यू 0.6 to 1.2 के बीच में है, इसका मतलब जो एरिया एनालाइज्ड है दैट इज वेरी लार्ज। फॉर एग्जाम्पल हमने पूरे कंटिनेंट को ही एनालाइज किया है। सो z की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब स्लोप ऑफ लाइन इज मोर स्टीपर, स्लोप ऑफ लाइन इज मोर स्टीपर। अब स्लोप ऑफ लाइन स्टीपर का मतलब क्या है, पर यूनिट इंक्रीज इन एरिया, जो एरिया एनालाइज्ड इज स्मॉल और large. If value of z is 0.1 to 0.2, this indicate area analyzed is very small. लेकिन अगर slope of line more steeper है, उस केस में एरिया एनालाइज्ड इज वेरी लार्ज। तो स्टीपर का मतलब क्या है कि एरिया बढ़ने पर स्पीसीज रिचनेस ज्यादा बढ़ रही है एज कंपेयर टू वो एरिया जहां पर z की वैल्यू कम है। सो दैट्स ऑल अबाउट स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप।